देखिए बाबू, अब आपको हम क्लास बताते हैं, आपके क्लास 10 का ही बायोलॉजी है, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा मनुष्य के फेफड़े के बारे में, यानी कि मनुष्य के फेफड़े किस तरह से उसकी बनावटें होती है, मनुष्य के फेफड़े किस तरह से आपके शरीर में स्थित होते हैं और मनुष्य के फेफड़े के काम क्या होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको बेसिक जानकारी देंगे, आपको संक्षिप्त में कभी भी वर्णन करने के लिए तो 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। तो मनुष्य के फेफड़े किस तरह से होते हैं, मनुष्य के फेफड़े के काम क्या होता है, उस सभी के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए मनुष्य के फेफड़े है क्या, मनुष्य के फेफड़े स्थित कहाँ होते हैं। तो मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े जो पाए जाते हैं काम का होते सब बताते हैं। तो मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं, लिखे हुआ है आपको बात है कि वक्ष गुहा में स्थित होता है। मनुष्य का फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका संधि विच्छेद बाबू कीजिएगा तो वक्ष प्लस गुहा बना, क्या बना, वक्ष प्लस गुहा, तो ये बनता है वक्ष गुहा। क्या बना, वक्ष गुहा। तो देखिए गुहा का मतलब होता है खाली जगह, गुहा का मतलब खाली जगह, यानी कि वक्ष में जो खाली स्थान होता है वह वक्ष गुहा। वक्ष में खाली स्थान को क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो कहिएगा वक्ष है क्या, कहिएगा वक्ष है क्या। तो ये आपका फेफड़ा जो होता है वक्ष में स्थित होता है, वक्ष में स्थित है मतलब वक्ष गुहा में स्थित होता है, नहीं वक्ष के जो खाली स्थान होता है उसमें स्थित होता है। तो वक्ष का मतलब होता है कि आपका जो छाती दिखाई दे रहा है, आपका पेट दिखाई दे रहा है, तो छाती और पेट के बीच में, छाती और पेट के बीच में स्थान कुछ खाली दिखाई दे रहा है ना, अंदर आपका स्थान खाली है, तो उसी स्थान में जो रचना दिखाई दे रही है, जो रचना स्थित है, वही रचना जो हो वो फेफड़ा होता है। यानी कि फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है। इन वक्ष गुहा किस भाग को कहते हैं, तो आपको छाती से नीचे और पेट के ऊपर, छाती से नीचे और पेट के ऊपर जो आपको स्थान दिखता है वही स्थान वक्ष गुहा के नाम से जाना जाता है। तो उसी स्थान में स्थित होता है आपका फेफड़ा। अब लिखा हुआ है ये फेफड़ा जो होता है स्पंजी होता है, गुलाबी होता है, थैलीनुमा होता है, और इसकी रचना जो होती है स्थित हो गया वक्ष गुहा में। स्थित कहाँ, वक्ष गुहा में। इसकी रचना जो होती है आपका स्पंजी होती है। स्पंजी कहने का मतलब होता है कि आप उसे दबाइएगा ना, दबाइएगा, एक बार उसको प्रेस कीजिएगा तो अपने से फूलेगा। यानी कि आप देखिएगा छेना देखे होइएगा, तो छेना देखिएगा उसको आप दबाते हैं, दांते से दबाइए चाहे हाथे से दबाइए, तो आप दबा देते हैं तो अपने से खुद से फूल जाता है, फूल जाता है ना। यानी कि फेफड़ा भी उसी तरह से होता है। अगर फेफड़ा को आप दबाइएगा, फेफड़ा का दबाइएगा तो अपने से क्या होगा, फूलेगा, क्योंकि उसकी रचना जो होती है एक स्पंजी होती है। कैसी होती है, स्पंजी होती है। तो आपका ये फेफड़ा जो होता है वो आपका स्पंजी होती है और थैलीनुमा होती है, यानी कि थैली के आकार की होती है, और इसका गुलाबी होता है कलर में, कलर में गुलाबी होता है। थैलीनुमा मतलब थैली के आकार का होता है, और ये स्पंजी होता है, यानी कि आप इसे दबाइएगा तो इसमें से क्या होगा, दबा दीजिएगा तो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फेफड़ा को ये स्पंजी होता है क्या, फेफड़ा। तो ये स्थित हो गया कहाँ पर, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा का स्थान होता है आपके छाती से नीचे और पेट से ऊपर, ये और पसली के पीछे, आपके छाती से नीचे और पेट के ऊपर और पसली के पीछे जो रचना दिखती है वही होता है आपका फेफड़ा होता है। और फेफड़ा की रचना जो होती है बाबू कैसी होती है, स्पंजी होती है, थैलीनुमा होती है और गुलाबी होती है। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब क्या था, ये हृदय के इधर उधर क्या करा, हृदय के आपके हट दिखाई दे रहे हैं ना, आप हट है आपके पास, यानी हृदय है। तो हृदय के इधर उधर का मतलब होता है अगल में, बगल में। तो आपके हृदय जो दिखाई दे रहे हैं, जो धड़कता है, उस धड़कन वाले हृदय जो है उसके अगल में, उसके बगल में स्थित होता है आपका फेफड़ा। तो फेफड़ा स्थित होता है आपके हृदय के अगल में, बगल में। अब ये भी नहीं, और बताते हैं प्लूरल गुहाओं में भी स्थित होता है। किस में स्थित होता है, प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। तो प्लूरल गुहा है क्या, प्लूरल गुहा है क्या। तो बात वही सिंपल सी है कि गुहा का मतलब खाली स्थान, तब प्लूरल गुहा का मतलब प्लूरल में खाली स्थान। तब प्लूरल में खाली स्थान को क्या कहेंगे, प्लूरल गुहा। कहिएगा प्लूरल है क्या, तब प्लूरल लिखा हुआ, प्लूरल है क्या, प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा कहते हैं। तब प्लूरल गुहा है क्या। तो आपके जो दिखाई दे रहा फेफड़ा, उस फेफड़ा के बाहर से एक कवच होता है, एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरल झिल्ली के नाम से जानते हैं। और यह जो झिल्ली होती है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यानी कि उसमें से 2 आवरण घिरे होते हैं। उसमें से क्या आवरण, 2 आवरण घिरे होते हैं। केकरा ऊपर से, फेफड़ा के ऊपर से। तो फेफड़ा के ऊपर से जिस झिल्ली का आवरण होता है उस झिल्ली को प्लूरल झिल्ली के नाम से जाना जाता है, और वही प्लूरल झिल्ली होता है। तो उसी प्लूरल झिल्ली यानी प्लूरल जो गुहा होता है, उसी प्लूरल गुहा में स्थित होने वाला आपका होता है फेफड़ा। तब प्लूरल
पलुरल गुहा है क्या, तो पलुरल झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान होता है वही पलुरल गुहा के नाम से जाना जाता है। और इसी पलुरल गुहा के अंदर में स्थित होता है आपका फेफड़ा, इसी में स्थित होता है फेफड़ा। तो फेफड़ा इसी 3 तरीके से बताएं, कहिएगा तीनों तरीका एक मतलब अलग अलग का स्थित होता नहीं, वो एक मिला के मतलब एक बिंदु को टारगेट करे कि नहीं इसी बिंदु पर वो मिलता है, यानी कि इसी बिंदु पर वो रहता है। तो तरीका 3 तरह से बताया कहाँ कहाँ स्थित हो सकता है। कहा कि आपके वक्ष गुहा में स्थित हो सकता है, आपके बताया कि आपके हृदय के अगल बगल में स्थित हो सकते हैं, और वक्ष आपके जो एक पलुरल गुहा है उस पलुरल गुहा में। तो 3 तरीके से स्थिति के आपको बताया, लेकिन एक ही बिंदु को टारगेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। पहला बताया कि वक्ष गुहा में मतलब उसी स्थान को बात कर रहे हैं, पलुरल गुहा में मतलब उसी स्थान के अगल बगल की बातें कर रहे हैं, और हृदय के इधर में उधर में मतलब अगल में बगल में स्थित होने वाला होता है फेफड़ा, यानी कि आपका लंग से। तो इसकी रचना जो होती है एक स्पंजी होती है, यानी कि आप इसे दबाइएगा तो अपने से क्या होगा फैलेगा, यानी कि इसमें अगर आप छेना दबाइएगा तो अपने फूल जाएगा, दांते से जब तो कहीं हाथे से दबाइए तो आप दबाते हैं तो अपने से क्या होता है फूलता है, फूलता है यानी कि अपने से उसमें एक्सपेंशन होता है। तो आपको जो छेना होता है फैलता है, उसी तरह से आपका जो हृदय होता है और आपका फेफड़ा जो होता है तो वो भी क्या होता है अपने से फैलता है, यानी कि स्पंजी होता है और थैलीनुमा होता है, मतलब थैली के आकार का होता है और कलर में गुलाबी होता है। बात में दिक्कत नहीं हुआ। तब बात कहाँ कहाँ बोले, वक्ष गुहा में स्थित, हृदय के अगल में बगल में स्थित, और आपके पुलुरल गुहा में स्थित, पुलुरल गुहा में स्थित, वक्ष गुहा में स्थित, और कहाँ पर स्थित आपके हृदय के अगल बगल में स्थित। वक्ष गुहा का है मतलब आपके छाती के नीचे, पेट के ऊपर, पसली के पीछे, पसली के पीछे। तो छाती के नीचे स्थान है, पेट के ऊपर स्थान है बीच में, आप पसली के पीछे देखिए बीच में स्थान बेच रहा है, तो वही बीच स्थान में आपके पलुरल गुहा होगा, और उसी में होगा आपका वक्ष गुहा, उसी को कहा जाएगा, और उसी में आपको हृदय के अगल बगल पाए जाएंगे, यानी कि हृदय के अगल बगल और वक्ष गुहा यानी कि आपके छाती के नीचे और पेट के ऊपर और पसली के पीछे वो स्थान जो होता है वही कहा जाता है वक्ष गुहा। तो उसी में स्थित होता है फेफड़ा। और इतना ही नहीं बल्कि वो स्थित हो सकता है आपके वही टारगेट एक ही बिंदु कर है, लेकिन बता रही पलुरल गुहा में स्थित होता है। और इतना ही नहीं बल्कि हृदय के इधर उधर मतलब अगल में और बगल में। तो 3 तरीके से बताएं, फिर बातें रिपीट करते रहें। हृदय के अगल में बगल में, पुलुरल गुहा के बीच में, पलुरल गुहा के बीच में, और आपका वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, यानी कि छाती के नीचे, पेट के ऊपर, पसली के पीछे, पसली के पीछे। अब पसली के पीछे मतलब आगे के पीछे कहता है, ठीक है। पसली के पीछे, पीठ के पीछे थोड़ा ना लटका रही। हाँ, बात समझ में आ गया ना। तब आजिए अब बाबू कहता है कि पलुरल गुहाओं के चारों ओर के पलुरल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो पलुरल गुहा बनता है, पलुरल जो बनता है यानी कि पलुरल झिल्ली के अंदर की आकृति जो होती है खाली अपना पलुरल गुहा कहा जाता है। तो जो पलुरल गुहा के चारों ओर से एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है जिसे हम पैराइटल कहा जाता है, जैसे पैराइटल पलुरा, जिसे क्या कहते हैं पैराइटल पलुरा। तो पलुरा का ही एक भाग होता है पैराइटल पलुरा, लेकिन इतना अंतर होता है कि ये जो आपका पलुरल होता है पलुरल को ऊपर से आवरण घिरा होता है, तो उसे कहा जाता है पैराइटल पलुरा, उसे क्या कहा जाता है पैराइटल पलुरा। जब ये आपके फेफड़ा के ऊपर से घिरा होता है केवल, तो उसे कहा जाता है आपको केवल पलुरा, उसे कहा जाता है केवल पलुरा। अब पलुरा के ऊपर एक झिल्ली होती है उसे कहा जाता है पैराइटल पलुरा, उसे कहा जाता है पैराइटल पलुरा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े बाबू, यहाँ पे एक विशेष टॉपिक है, यहाँ पे एक विशेष बातें आपको बताएगा। कहता है कि आपका फेफड़ा घिरा किस से है, पलुरा से, पलुरा से घिरा है ना। एक झिल्ली है जो आपका फेफड़ा को ढके हुए है, ठीक है, दोहरी झिल्ली है। तो अंदर में हो गया आपका फेफड़ा, अंदर में हो गया फेफड़ा, और ऊपर से हो गया झिल्ली जो उसको कहा गया पलुरा। तो संबंध किसके किसके बीच में बनेगा, पलुरा और फेफड़ा के बीच में, पलुरा और ही फेफड़ा के बीच में। तो दोनों के बीच में तो साझेदारी हुई। कैमरा में बस सोइएगा तो आपके बीच कैमरा के बीच संबंध रहेगा, 2 तरीके से संबंध रहेगा, यानी कि कोई चीज भी होगा तो आपके कैमरा के बीच में, कैमरा मतलब जिठावना ओढ़ाना सुने हैं ना, तो उसके बीच में बनेगा संबंध, आना आप में बनेगा 2 तरीका से। तो ओढ़ाना हो गया ऊपर से के पलुरा, अंदर में आदमी की जगह पर हो गया आपको फेफड़ा। संबंध किस में बनेगा, 2 लोगों में बनेगा। तो इसमें एक फेफड़ा है, दूसरा है पलुरा, एक नहीं झिल्ली है, तो दोनों में बनेगा ना। तो कहिए कि रजाई में उड़ते हैं तो करा में आगे पीछे करते हैं गोड़ हाथ, तो घर्षण उत्पन्न होता है। अगर लगा दिया जाए रजाई में तेल तो इसका मतलब को में ज्यादा सरकी है ना सही। अगर गोड़ एने से मन तो गोड़तारी से मुड़तारी चल दिया आदमी, का दिक्कत बा ना। तो उसी अगर हेकरा में लगा दिए तेल तो सड़ाक से आई एकदम एने से फेफड़ा, फड़ाक से एने से फेफड़ा, कोई दिक्कत ना। तो कहबा जे के खातिर तेल तो ना लगावे जल्दी, अंदर तेल लगावे जल्दी ना लगावे जल्दी। तो कह जी ओकरा खातिर काम करला, काम के करेला, तो ओकर काम करेला बा। तो आपके फेफड़ा और आपके ऊपर से जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, झिल्ली लगा हुआ पलुरा का, तो उसके बीचों में
उसके बीचों में उसके घर्षण को कम करने के लिए, मतलब उसके एक दूसरे के एकदम आवागमन तेजी से रखने के लिए, उसके घर्षण को कम करने के लिए, कम करने से क्या मतलब कि आप फेफड़ा है तो फैलने सिकुड़ने वाला है। बात पहले एक स्पंजी है तो स्पंजी में दबाइएगा तो क्या होगा, फैलेगा, दबाइएगा तो फैलेगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होगा बाबू, इसका मतलब उसके फैलने और सिकुड़ने के लिए, फैलने और सिकुड़ने के लिए कहीं ना कहीं अगर उसके मेंटेन करना होगा कि फैले तेजी से सिकुड़े तेजी से, कोई एकरा में तेलौंस पदार्थ रहेगा तब तो, चटचटा पदार्थ रहेगा तब तो। कोई भी चटचटा पदार्थ होता है आपके घर्षण को कम करता है। क्या करता है, घर्षण को कम करता है। आ इतना कम हो जी ना तो अगला छटक के गिरी जुगोड़, अगला एकदम नेटा छिड़क देवो, कोई म्यूकस आ जाए तो क्या होगा, अब अगर लगातार को छिड़क देवो तो जाइएगा तो आप धड़ाक से गिर जाइए, क्योंकि वहाँ पर घर्षण का मान कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर पदार्थ आपको तेलौंस के रूप में, चटचटाहट के रूप में नेटा है, यानी कि म्यूकस है। तो अगर कहीं पर म्यूकस का सराव होगा, चाहे म्यूकस जैसे पदार्थ जब पाएंगे तो वहाँ पर घर्षण का मान क्या होगा, कम होगा। तो यही कहता है कि आपके ये जो फेफड़ा होता है और फेफड़े के बीच में बंद करो ना, यानी कि आपके म्यूकस से एक आपका जब आपका फेफड़ा बना संबंध और आपका बना कौन, एक आपका ऊपर से प्लूरल के झिल्ली बना, तब प्लूरल के झिल्ली और आपका एक बना फेफड़ा, तो दोनों के बीचों में अगर घर्षण को कम करना होगा तो वहाँ पर कोई पदार्थ देना पड़ेगा, कोई पदार्थ देना पड़ेगा। लेकिन कहिएगा तो हम तो बाहर से पदार्थ देंगे ना, तो आपके बाहर से पदार्थ दीजिएगा ना सच में, क्योंकि हाथ लगेगा उसमें तो घुसेगी नहीं फेफड़ा में, कि चल जाए कि हाथ एकदम एकदम सड़ काम करे, ये तो होएगा नहीं ना हो सकता है। तो प्रकृति का दिन है, जिससे कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बात आपके रियलिटी में है। और किसी के हाथ पर नहीं दिया भगवान ने तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किया है। उसी तरह से अगर मनुष्य अगर अपने हाथ से लगा कर नहीं अगर अंदर से चिकनाए तो उसके लिए भी व्यवस्था भगवान कर दिए हैं कि ना अगला कितना देरी तक करी, अगर खाली व्यवस्था कर दिए हैं कि आपके जो फेफड़ा होता है और प्लूरल ऊपर से झिल्ली होती है, तो इन दोनों के बीचों में एक म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित होता है। किसके जैसा, म्यूकस जैसा, म्यूकस ना बल्कि म्यूकस जैसा। बात पर ध्यान दीजिएगा, मतलब कि म्यूकस नहीं सराता होगा, म्यूकस जैसा। म्यूकस का मतलब नेटा, म्यूकस का मतलब नेटा, तो नेटा नहीं सराता, नेटा जैसा पदार्थ होता है, यानी कि नेटा होता चटचटा लटलटा, नेटा होता चटचटा लटलटा, यानी कि आपके तेलौंस होता है, तेल के जो सामान होता है घर्षण को कम करने वाला है, तो उस जैसा पदार्थ का स्राव होता है आपके प्लूरल गुहाओं के बीच में, यानी कि प्लूरल के बीच में, प्लूरल झिल्ली के बीच में और आपके फेफड़ों के बीच में जो होता है प्लूरल का स्राव होता है, तो वो प्लूरल जो होता है स्रावित करता है, यानी कि उसके घर्षण के मान को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। तो यानी कि आपके फेफड़ा हो गए और आपका प्लूरल हो गया, तो इन दोनों के बीचों में एक म्यूकस जैसा पदार्थ होता है स्रावित, यानी कि नेटे जैसा पदार्थ का स्राव होता है। नेटा नहीं स्राव होता है, नहीं तो ज्यादा नेटा होकर तो कहते हैं फेफड़ा में सर्दी धैले बा, कहला नहीं ना धैले बा सर्दी कर कफ जाम जाला, वो अलग बात बा। लेकिन कफ जामेला आपके नाक से जमता है कफ, ठीक है ना, आपके नसिका के माध्यम से होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब कहिएगा कि म्यूकस नहीं उसमें स्राव होता है, ये मत कह दीजिए कि बाबू कि फेफड़ा एक फेफड़ा के ऊपर एक प्लूरल हो गया तो एक बीच में म्यूकस रहता है, म्यूकस नहीं स्राव होता बल्कि म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित होता है, यानी कि चटचटा लटलटा आपका द्रव के रूप में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। तो तरल पदार्थ जो होता है वही पदार्थ जो होता है म्यूकस के जैसा, नेटा के जैसा होता है, वही उसको क्या कहता है घर्षण के मान को कम करता है। तो घर्षण के मान को कम करने से फायदा का, तो फायदा ये होता है कि जब उस पर से आप क्या कीजिएगा, जब वो अपना धड़कन अपना फैलना सिकुड़ना चालू करेगा, कौन फेफड़ा आपका फैलना सिकुड़ना चालू करेगा, तो जितने घर्षण के मान कम, तो अगर दबेगा अपने से कम तो खुलेगा कम। अगर लगातार तेजी से बंद होगा तो फैलेगा तेजी से, बंद होगा तेजी से, फैलेगा तेजी से। बात है कि ना। तो कहिएगा कि ओकरा में घर्षण के मान कोई चीज में कम होता है तो ज्यादा तेजी से चलता है, कोई चीज ज्यादा तेजी से चलता है। तो म्यूकस जो होता है कि आपको म्यूकस जैसा जो पदार्थ स्रावित होता है फेफड़ा और प्लूरल के बीचों में, तो इसका काम होता है कुछ आपके घर्षण के मानों को कम करना, यानी कोई चीज़ के गति को बढ़ा देना। तो आपके फेफड़े जो होते हैं उन दोनों फेफड़े, आप फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, तो फेफड़े और आपके प्लूरल जो आपके झिल्ली है उन दोनों के बीचों से एक विशेष प्रकार का म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित होता है। वही पदार्थ जो होता है उसके गतियों को नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाता है कि अगला जो आपका फेफड़ा दिखाई दे रहा है वो फेफड़ा है, उसके गतियों को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, यानी कि आपको ऑक्सीजन को लेना और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और पूरे शरीर में किस तरह से प्रवाह करना है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। म्यूकस जैसा पदार्थ जो होता है, चटचटा पदार्थ, लटलटा पदार्थ होता है, यही उसको अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जिस दिन आपके पदार्थ स्रावित नहीं होंगे ना,
तो आपके फेफड़ा जो होगा धीरे धीरे काम करना बंद करने लगेगा, धीरे धीरे उसके कम हो जाएगा, जिसके कारण से आप सांस ढंग से नहीं ले पाइएगा। और नहीं ले पाइएगा बाबू तो आप धीरे धीरे आप क्षतिग्रस्त होंगे, बीमारी वाली आपके उत्पीड़न से समस्याओं से जूझने लगेंगे, सांस वाली समस्या से जूझने लगेंगे, जिसके कारण से म्यूकस का स्राव बहुत म्यूकस जैसे पदार्थ का स्राव अहम भूमिका निभाता है। तो कोई पूछेगा म्यूकस जैसे पदार्थ का स्राव किन के बीच में होता है, तो आपका फेफड़ा और प्लूरल जो झिल्ली होती है उन दोनों के बीच में होता है। कोई पूछेगा कि क्या म्यूकस स्राव होता है, नहीं म्यूकस नहीं स्राव होता है, बल्कि म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित होता है। नहीं तो कह दीजिएगा ना तो हमारा तनी सर्दी भइल बा, हमारा तनी फेफड़ा में कहला जा नेटा छिड़कत ही तो नाक से कोई छिड़कला तो कहला जा कि फेफड़ा से हमारा नेटा आवता ना, नेटा जैसा पदार्थ, और नेटा जैसा पदार्थ का काम होता है घर्षण को कम करना है। कोई के दिक्कत है, कोई के दिक्कत ना आगे बढ़े बाबू, कोई दिक्कत है। देखिए आप साइंस को समझना पड़ेगा, साइंस को समझना पड़ेगा, सामान्य जीवन से रिलेट करना पड़ेगा। आपको याद करने के लिए पूरा किताब है, लेकिन याद आपको नहीं करना है, आपको लेखक नहीं बनना, लिखने वाला नहीं बनना, आपको रटने वाला नहीं बनना है, बल्कि साइंस को समझ कर एक समझदार इंसान बनना है। ये समझदार इंसान ही होता है जो किसी भी कामों को करता है तो ढंग से करता है, लेकिन एक रटने वाला एक लिखने वाला रहेगा तो ढंग से नहीं कर पाएगा। कहता है साइंस है कि हमको समझिएगा तो हम समझदार बना देंगे, लेकिन हमको रटिएगा तो हम आपको रटने वाले बना देंगे, हमको लिखिएगा तो आपको लिखने वाले बना देंगे। आपको डिसाइड करना है कि लिखने वाले बनना है कि आपको रटने वाला बनना है, एक समझदार इंसान के रूप में विज्ञान को समझ के विकसित करना है। आप खुद से सोचिए, अपने मनों से गवाही दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं। इसलिए हम आपके क्लास नोट्स प्रिंटेड लाए हैं कि क्लास नोट्स आप बनाइए नहीं, बल्कि क्लास में जाकर के समझने पर समय दीजिए, क्लास से बनाने का नहीं क्लास नोट, बल्कि आप क्लास में समझने वाले हैं। क्योंकि आपका बुक पढ़े हुए कहीं का पढ़ लेंगे बात सही है, लेकिन समझने के लिए आप आते हैं क्लास में, आप रटने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं। अगर लिखना रहता, अगर लिख के कोई आगे बढ़ रहा था तो एक लेखक आगे बढ़ गया रहता पहले, लेकिन नहीं, समझदार इंसान जो होता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए साइंस को समझने की कोशिश कीजिए, लिखने की रटने की नहीं। बात समझ में आ गया? तो बेसिक बातें कुछ बता दिए, मोटिवेशनल आपके बातें किस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। अब आए आपका ना परश्वास, नीचे में बाबू लिखा है उच्छ्वास, नीचे में लिखा हुआ है उच्छ्वास, और उसका जस्ट नीचे में लिखा श्वासोच्छ्वास, उसके जस्ट नीचे श्वासोच्छ्वास। तो कहिएगा परश्वास है क्या? परश्वास का मतलब इंस्पायरेशन, परश्वास का मतलब इंस्पायरेशन। आपका कहा था परश्वास, एक आता उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, उच्छ्वास का मतलब एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब अंदर, इंस्पायरेशन का मतलब अंदर, एक्सपायरेशन का मतलब बाहर, एक्सपायरेशन का मतलब बाहर। तो परश्वास और उच्छ्वास, परश्वास और उच्छ्वास एक श्वसन की क्रिया है, परश्वास और उच्छ्वास एक श्वसन की क्रिया है। जिस क्रिया के तहत क्या होता है, एक तो दो तरीके होते हैं आपको सांस लेने के लिए। पहला तरीका श्वसन की दो क्रियाएं होती है आप में, एक लेने की क्रिया होती है, एक देने की क्रिया होती है। यानी कि एक समय में आप गैस को निकालते हैं, एक समय में गैस को लेते हैं, और गैस लेते हैं एक ऑक्सीजन और दूसरा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहिएगा कि दो क्रिया होती है श्वसन में, हाँ तो दो क्रिया होती है। श्वसन आप तब कहिएगा जब उसको आप ग्रहण किए, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण किए, अगर पूरे शरीर में फैला, फैलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना अगर बाहर निकलता है तब कहा जाएगा आपको क्या, तब कहा जाएगा आपके श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। तो श्वसन क्रिया कराने के लिए दो तरीके, पहला तरीका नंबर एक, तरीका पहला होता है कि आपको ऑक्सीजन गया फेफड़े में गया, पूरा शरीर में घुमा रक्त के साथ में, तो ये होगा एक तरीका। और दूसरा तरीका पूरा घूमने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो गैस अगर बाहर निकलता है तो दूसरी क्रिया। तो दो क्रिया जब पूर्ण होती है तब कही जाती है श्वसन, तब कही जाती है श्वसन। तो कहेगा परश्वास है क्या, तब पर के मतलब अंदर और श्वास के मतलब श्वसन, अंदर जैसे श्वसन तब कह परश्वास। और उच्छ्वास का मतलब उछल, मतलब बाहर निकल, एक्सपायरेशन यानी कि एक्सप्रेस मतलब बाहर निकलना, ठीक ना। तो जब अगर आप सांस लेते हैं तो अंदर में लेते हैं ऑक्सीजन, जाता है ऑक्सीजन ना, तो अगर सांस लेते हैं तो जाता है अंदर में ऑक्सीजन। यानी कि जब श्वसन की क्रिया में पहली क्रिया होती है लेने के लिए, आप दूसरी क्रिया होती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। तो जब आप हवा लेते हैं तो नसिका के माध्यम से हवा जाता है, तो लेकिन छाट कोकरा में से ऑक्सीजन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो आपका ऑक्सीजन जब आपका अंदर गया, ऑक्सीजन नसिका के माध्यम से आपके फेफड़े में गया, और फेफड़े में जाने के बाद आपके फेफड़े में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ है क्या, तो रक्तों में पाई जाने वाली नली को कहा जाता है रक्त वाहिनी, रक्तों में पाई जाने वाली नली को कहा जाता है बाबू रक्त वाहिनी। तो आपके फेफड़े जो दिखाई दे रहे हैं उस फेफड़े से रक्त वाहिनियाँ अनगिनत निकली होती है, जिसके माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। तो उस फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन चला जाता है, और फेफड़े में जाने के बाद उस रक्त वाहिनियों के माध्यम से पूरे आपके ब्लड में, पूरे आपके ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, यानी पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, पूरे शरीर में घूमता है, तब वो क्रिया कही जाती है परश्वास की। यानी कि ऑक्सीजन के नासिका के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचकर पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से घूमना,
परश्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? परश्वास कहलाती है। और उसका घुमरा के बाद जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदले तो करा के नासिका के माध्यम से बाहर निकले के कह जी उच्छ्वास। क्या कह जी? उच्छ्वास। नाक से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, नाक से निकली कैसे? नाकों से निकलेगा, मुंह से निकलेगा। तो आपका और चीज से निकल सकता है, 2 तरीके से हो सकते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो नाक से लिया ऑक्सीजन आई गया कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद बाबू हुआ का कि आपके रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट किया, यानी कि फैला, तब वो क्रिया कहाई प्रश्वास। प्रश्वास मतलब ऑक्सीजन गया अंदर, अब पूरा फेफड़ा के में जाने के बाद पूरा वहां से रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त में पूरा घूम गया, तो वो कहा गया प्रश्वास। यानी ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश कर पूरे शरीर में घूम जाना क्या कहलाता है? प्रश्वास। और उसके घूमने के कारण से बने कार्बन डाइऑक्साइड को उसके नासिका के माध्यम से बाहर निकाल देना कहलाता है उच्छ्वास। और जब आप ऑक्सीजन ग्रहण किए और आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाले इस क्रिया के माध्यम से, तो दोनों के फेटुआ रूप को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। उसको क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास का दूसरा नाम होता है श्वसन। श्वासोच्छ्वास का दूसरा नाम श्वसन। इसी को कहते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग। इसी को कहते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग। भले इसका रिस्पिरेशन नाम है, ठीक ना, लेकिन ऐसे समझिएगा। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना। कैसे? जब ऑक्सीजन लिए तो गए फेफड़ा में, फेफड़ा में जाने के बाद आपकी क्रिया क्या हुई? वो पूरे शरीर में सर्कुलेट किया ब्लड के साथ, और फिर वहाँ से निकल गया आपको नासिका के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो अब यह क्रिया पूरी की पूरी कही जाती है कौन सी क्रिया? ये कही जाती है श्वासोच्छ्वास की क्रिया, यानी कि ब्रीथिंग की क्रिया। ब्रीथ का मतलब सांस, और ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। तो आप सांस लेना कब कहिएगा? जब ये ऑक्सीजन लिए और जैसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, तब यह क्रिया कही जाती है ब्रीथिंग के नाम से, यानी कि श्वासोच्छ्वास के नाम से। तो आपको एक समझदार इंसान बनना पड़ेगा ना बाबू, तो साइंस को समझना पड़ेगा, सामान्य जीवन में अपनाना पड़ेगा। नहीं तो आप एक क्लास में जाकर लिखते हैं तो आप एक लिखने वाले बन जाएंगे, एक आप रटने वाले बन जाएंगे, क्लास में रटने की आदत लग जाएंगे। ये आपको नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि आपको एक समझदार इंसान बनने के लिए क्लास में लिखना छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, बल्कि आपको एक समझदार इंसान बनना पड़ेगा। साइंस को समझिएगा तो समझदार बनिएगा। हम कहते हैं, हमारा एक स्टेटमेंट है, सुन लीजिएगा, साइंस का समझिएगा तो समझदार बनिएगा। अगर साइंस को रटिएगा तो रटने वाले बनिएगा, अगर साइंस को लिखने वाले बनेंगे तो एक लिखने वाले लेखक के रूप में बनकर आ जाएंगे। इसलिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि साइंस को पढ़ना है समझ कर या रट कर या लिख कर, आपको खुद डिसाइड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।